नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं CS के अग्रवाल और हम लोग एक एग्जामिशन का वीडियो अपलोड कर रहे हैं एजुकेशन का। और आप देखिएगा कितना डिटेल और कितना इन डेप्थ है। और ये ओपन चैलेंज है आप सभी को। अगर इससे ज्यादा इन डेप्थ, इससे ज्यादा इन डिटेल कोई और करवा रहा है तो वहां ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन मुझे पता है मेरे से ज्यादा इन डिटेल, इन डेप्थ और इतना ज्यादा कोई नहीं करवा रहा। आप सोचिए, ये एजुकेशन का एग्जामिशन 1 घंटे का वीडियो है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग MCQ भी करेंगे। और जाते जाते 1 जुलाई 2022 से हम लोग सुबह 6:30 से 8:30 तक जूम में एक ऑनलाइन GST की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हाउ टू हैंडल GST नोटिसेस, उसको जरूर से कीजिएगा, ज्वाइन जरूर कीजिएगा। बहुत इन डेप्थ, बहुत इन डेप्थ, बहुत इन डेप्थ होगा, बहुत डिटेल में होगा, ये गारंटी है। हमसे ज्यादा डिटेल, इन डेप्थ कोई नहीं करवा रहा। दिस इज अगेन माय ओपन चैलेंज। थैंक यू। आइए वीडियो देखते हैं, आपको एहसास हो जाएगा इस बात का। सो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, आज की क्लास में स्वागत है। आज जो हम लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं एजुकेशन, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, एजुकेशन शुरू कर रहे हैं हम लोग, एजुकेशन कहाँ? स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स प्राइवेट या पब्लिक? क्या बताइए। दोनों स्कूल्स का मतलब दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट। प्राइवेट पब्लिक दोनों। और पब्लिक मतलब गवर्नमेंट स्कूल, लोकल अथॉरिटी भी स्कूल चलाती है या नहीं चलाती है? हाँ चलाते हैं। कॉलेज पब्लिक या प्राइवेट? बोथ। दोनों। यूनिवर्सिटीज पब्लिक या प्राइवेट? यूनिवर्सिटीज तो सब गवर्नमेंट की है, प्राइवेट तो नहीं है। है प्राइवेट की भी है। प्राइवेट की भी है। अमिटी क्या है? हाँ एमजी। ये सब टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। नहीं, अमिटी प्रॉपर यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब चलाती है। यहाँ पर लॉ कर लीजिए आप यहाँ से। अच्छा, जो नोएडा में है इसका हेड ऑफिस। अच्छा। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट है, लवली यूनिवर्सिटी करके भी एक ऐड देखता हूं मैं। अच्छा, एक बात और बताइए, ये जो स्कूलिंग करवाती है, स्कूल्स को भी दो पार्ट में बाइफरकेट कर सकते हैं। प्री स्कूल और फिर +2 तक, नर्सरी से +2। प्री स्कूल मतलब जो आपके जो बहुत छोटे इनिशियल स्टेज में जो छोटे, जो प्लेस टाइप प्ले स्कूल, यस प्ले स्कूल, किंडरगार्टन। किंडरगार्टन। मुझे याद है जब मैं नर्सरी या क्लास 1 में था, या मुझे लग रहा है क्लास 4 में था, मुझे याद भी नहीं है। तो हमारे समय में ये किंडरगार्टन या प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट आया था। मैंने अपने पापा से पूछा था ये किंडरगार्टन क्या होता है। ये 1980 की बात होती है। तो ये तो आप तो बहुतों को पता, हमारे जमाने में ये वर्ड ही हमने पहली बार सुना था, किंडरगार्टन का। किंडरगार्टन मतलब प्ले। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो स्कूल्स हैं ये किससे एफिलिएटेड होते हैं? ये गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होते हैं। कौन सा बोर्ड? स्टेट बोर्ड्स होते हैं। स्टेट बोर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। एक ICSE भी है। हाँ सर, एक स्टेट लेवल भी है ना सर? और बहुत सारे स्टेट लेवल पे भी है स्टेट बोर्ड्स। वेस्ट बंगाल स्टेट बोर्ड, दिल्ली स्टेट बोर्ड। अच्छा, ये इंटरनेशनल स्टेट बोर्ड से भी एफिलिएटेड हो सकते हैं? नहीं। हाँ,
आज देखिएगा बहुत सारे स्कूल है जो अपने नाम के आगे इंटरनेशनल लगाया हुआ है। इंटरनेशनल लगाते हैं। सर वो भले लगाए हों बट बिना गवर्नमेंट के मतलब उसके इन बोर्ड के अलावा किसी को मान्यता है नहीं, बिना इसके नहीं जा सकते। मान्यता है या नहीं बाद में बात करते हैं। अरे किसी के बैकग्राउंड में बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। इंटरनेशनल बोर्ड के स्कूल्स जो हैं जहां पर वर्ड इंटरनेशनल लगाते हैं, ये पॉसिबल है या नहीं है? नाम में लग रहा कुछ है भी ना। लगाया जा सकता है। हाँ पॉसिबल है। और इंटरनेशनल बोर्ड के स्कूल्स में मैंने विजिट किया हुआ है। बेंगलोर में तो बहुत चलते हैं, पुणे साइड में भी बहुत चलते हैं, दिल्ली में इक्का दुक्का है, झारखंड में एक भी नहीं है, यूपी में पता नहीं, मेरे को नोएडा साइड में होगा तो होगा वरना नहीं है। नोएडा में तो है, यस। तो बहुत चलन नहीं है लेकिन है इसकी फीस बहुत हाई। इंटरनेशनल बोर्ड फॉलो करते हैं, यूपी का फॉलो कर लेंगे, यूएसए का फॉलो कर लेंगे, यानी कि जो पढ़ाने का सिलेबस है इंटरनेशनल बोर्ड में बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक बात। दूसरी बात, सर किसी बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा आवाज आ रही है सर। हाँ किसके बैकग्राउंड में आवाज आ रही है? सारे लोग म्यूट हो गए, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, कॉलेजेस के बारे में बता दीजिए। +2 के बाद जो कॉलेजेस होते हैं, बीकॉम, बीएससी, ये सब बताइए। ये भी तो पब्लिक सेंट्रल प्राइवेट, यूनिवर्सिटी स्टेट ये पब्लिक एंड प्राइवेट। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से अब एफिलिएटेड होता है, ये जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड होता है, हाँ या ना? यूनिवर्सिटी से एप्लीकेड है। यस। अब मुझे एक बात बताइए, ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ भी एफिलिएटेड होता है या नहीं होता है? तो कह दीजिए। हाँ सर होता है। हाँ सर। बहुत सारे होते हैं, वो देखिएगा ड्यूअल डिग्री प्रदान कर रहे होते हैं। हम्म। ठीक है। दूसरी बात, यूनिवर्सिटीज में आप एमकॉम करते हैं, यस। एमएससी हाँ। करते हैं, तो वो तो यूनिवर्सिटीज में ही आ जाता है। अब जो ये हो गया फॉर्मल स्कूल ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन। इसके अलावा बताइए और कहां कहां आप एजुकेशन ले सकते हैं? इंस्टीट्यूशन है अभी CACS। बताइए कौन सा? CACS। सीए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट, ये भी है या नहीं है? उसके अलावा प्लीज बता दीजिए। IIT। हाँ जी। IIT। IIT। आईआईटी, आईआईएम, यस। ऑटोनोमस बॉडी है। हाँ। हाँ। सीबीएसई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है? हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का। अच्छा, इसके अलावा कुछ मेरीटाइम इंस्टीट्यूट भी है जो वो क्या जहाज होता के है? बारे में सिखलाते हैं। ओ। हाँ। और बताइए। तो कुछ एरोनॉटिक्स इंस्टीट्यूट भी है क्या आईएम सर? लिख दिया हमने। एम्स, तो एक होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स, जो है मेरा एक दोस्त ने किया था। एक आईएसआई भी है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में। हाँ। आप मुझे बताइए इन सभी को कैन वी से दैट दीज आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस? अरे बता दीजिए। हाँ सर। हाँ सर एजुकेशनल क्या इंस्टीट्यूट। मैं टैक्स बाय के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है? एजुकेशनल ही है। हाँ जी। एजुकेशनल है। हाँ। नहीं नहीं, प्राइवेट कुछ भी नहीं आएगा। जो एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जो एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी से, जो ऑटोनोमस गवर्नमेंट द्वारा क्रिएटेड, वो सारे आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। ठीक है। अच्छा एक और है जो रह गया, आईटीआई, इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट, आईटीआई।
जो गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, ये डायरेक्ट जॉब कोर्सेज करवाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज, ये हाँ। भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, ये सारे के सारे जो हम लोग कर रहे हैं 69, ये सारे के सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं यस यस, और गुड्स भी सेल कर रहे होंगे। स्टडी मटेरियल। हाँ, कुछ भी सेल कर रहे हैं। आज स्कूल्स और किताब, कॉलेजेस, बैग। बेसिकली स्कूल्स सर्विस तो प्रोवाइड करता ही करता है, या स्कूल मैं छोड़ देता हूं, मैं नाम लिखता हूं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है और गुड्स भी दे रहा है। गुड्स भी बेच रहा है। सर्विसेज किसको प्रोवाइड कर रहा है? स्टूडेंट। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, को और टीचर्स को, टीचर्स, टीचिंग, नॉन नॉन टीचिंग टीचिंग स्टाफ। स्टाफ को। पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल। यस, स्टूडेंट्स को वो पढ़ाने का सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रहा है, फूड सप्लाई कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? इनसे एग्जामिनेशन ले रहा होगा तो उसकी फीस भी ले रहा होगा या नहीं ले रहा होगा? यस। तो ये जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो सीरियल नंबर 69 में इसको क्या करेंगे? ओके, एग्जाम करेंगे। लेकिन अगर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन तीनों के अलावा किसी और को सर्विस प्रोवाइड करेगा तो उन्होंने एग्जाम नहीं होगा, तो टैक्सेबल हो जाएगा। आज अगर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपना प्लेग्राउंड शादी के पर्पस के लिए दे देता है और किराया लेता है, तो बताइए टैक्सेबल या एग्जाम? टैक्सेबल, टैक्सेबल, टैक्सेबल हो जाएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने यहाँ फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाता है और पेप्सी से स्पॉन्सरशिप ले लेता है तो भी टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ये इन तीनों के अलावा किसी और को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक बात है। आज करना क्या है, जिस तरह से एग्रीकल्चर में सारे चेन को हमने एग्जाम किया था, उसी तरह से एजुकेशन में भी सारे चेन को एग्जाम करना पड़ेगा। आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का हमने आउटवर्ड सप्लाई एग्जाम कर दिया, लिमिटेड सेंस में। किसको? स्टूडेंट्स को और टीचर्स, नॉन टीचर्स, टीचर्स और नॉन टीचर्स को। ठीक बात है। इसका इनवर्ड सप्लाई भी एग्जाम करना पड़ेगा, यस और नो? यस, यस। आज इनवर्ड सप्लाई में क्या क्या हो सकता है? बुक्स, स्टेशनरी। गुड्स नहीं, सर्विसेज में बताइए। इनवर्ड सप्लाई में क्या क्या हो सकता है? सिक्योरिटी सर्विसेज। चलिए, सिक्योरिटी सर्विसेज, क्लीनिंग सर्विसेज और ट्रांसपोर्ट और ऑडिटिंग सर्विसेज, ऑडिट। अच्छा, ऑडिट और मील लिख दिया। और सर एग्जामिनेशन। यस, यस। एग्जामिनेशन हुआ सर, बिल्डिंग का रिपेयर होता है वो भी है। चलिए, रिपेयर। तो अभी तरह तरह की सर्विसेज है। क्या इन सभी सर्विसेज को एग्जाम करें या वही सर्विस को एग्जाम करें जो इनसे रिलेटेड हो? यस, जो इनसे रिलेटेड हो। इनसे रिलेटेड हो, मील एग्जाम कर देंगे, हाँ, ट्रांसपोर्ट एग्जाम कर देंगे, एग्जामिनेशन एग्जाम कर देंगे, बाकी ऑडिट टैक्सेबल कर देंगे, यस और नो? यस। हाँ, यस। सिक्योरिटी क्लीनिंग देख लेंगे, अगर लिखा हुआ है तो एग्जाम करेंगे, नहीं तो टैक्सेबल कर देंगे। सिक्योरिटी एग्जाम कैसे? मतलब लिखा हुआ है तो एग्जाम कर देंगे, क्योंकि दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस या इनडायरेक्टली रिलेटेड टू दिस। लेकिन हम लोग चेक करें, जो डायरेक्टली रिलेटेड है वो तो एग्जाम है ही ना। हाँ या ना? यस, यस। अच्छा, हम लोग ये कह रहे हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? स्टूडेंट्स, टीचिंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। नॉन टीचर। आज बताइए, टीचर स्कूल्स को सर्विस प्रोवाइड करता है या नहीं करता? हाँ, इसको भी एग्जाम करना चाहिए। तो बताइए क्या करें इसका? टीचर यहाँ पढ़ा रहा है, स्कूल उसको पैसा दे रहा है,
तो सैलरी तो एग्जाम की है। सैलरी एग्जाम है ना, एग्जाम नहीं है, नो सप्लाई है। तो सब ओके लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो एग्जैक्ट है ओके अब मुझे एक बात बताइए, टीचर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, स्कूल कहता है हम आपको उसके बदले 10,000 रुपया देंगे और घर से आने जाने का भी खर्चा हम ही कर लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी। अब बताइए, स्कूल ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस टीचर्स को प्रोवाइड कर रहा है, ये क्या होगा, ये एग्जाम्प्ट होगा या नो सप्लाई में जाएगा? नो सप्लाई से ये भी नो Exempt होगा, सप्लाई में जाएगा, याद रखिएगा, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आ रहा है? हाँ सर, तो ये आप देखिएगा, नो सप्लाई में ये सारे केसेस हमने डिस्कस किए, तो हमने बताया था एआर का जजमेंट तो कल अलग ही कहानी कर रहा है, यस ठीक है। और वैसे भी यहाँ पर एग्जेम्पशन लिखा हुआ है, इसलिए ज्यादा लड़ाई का है नहीं, लेकिन बाकी आप देखिएगा। एक बार पढ़ना शुरू करें। हाँ देखिए, सीरियल नंबर 69 में आउटवर्ड सप्लाई, और आउटवर्ड सप्लाई में ए है और डबल ए है। फिर इनवर्ड सप्लाई में लिखा बी, सिर्फ बी है, दो ही है, और बी के बहुत सारे पार्ट कर दिए, ठीक बात। अब इसका आउटवर्ड सप्लाई देखिए क्या क्या लिखा हुआ, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ। फैकल्टी मतलब टीचिंग स्टाफ एंड स्टाफ टीचर्स टीचिंग स्टाफ, और ये स्टाफ सिर्फ स्टाफ लिखा हुआ तो नॉन टीचिंग है, ठीक है। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या होता है वो यहां लिखा हुआ है, अब पढ़े एक बार। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब जो इंटरनेशनल बोर्ड से एफिलिएटेड होके +2 करवा रहे हैं, और इक्विवेलेंट का मतलब इंटरनेशनल स्कूल्स आ जाएंगे, ठीक बात। हेलो, यस सर मुझे एक बात और बताइए, प्ले स्कूल्स जो चलते हैं, किंडरगार्टन जो स्कूल चलते हैं, उसमें जो फीस ली जाती है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। लगेगा, क्योंकि क्या कह रहा है। अच्छा, ये प्री स्कूल एजुकेशन लिखा हुआ है, प्री स्कूल एजुकेशन मतलब वो जो आपने बोला था प्ले स्कूल आ गया। प्ले स्कूल, हाँ, तो प्ले स्कूल से लेकर +2 तक जितने भी स्टूडेंट्स से फीस ली जाती है एग्जम्प्ट है। फैकल्टी को किसी भी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है एग्जम्प्ट है। स्टाफ को किसी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है एग्जम्प्ट है, ठीक बात है। Yes. अब यहां देखिए, एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ ए कैरिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग ए क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब मुझे एक बात बताइए, स्कूल्स यहां कवर्ड हो गए? यस यहां पर क्या कवर्ड हो रहा है? Education as a Colleges. part of curriculum for obtaining a qualification recognized by any law for the time being force. क्या कवर हो रहा है यहाँ पर? कॉलेजेस कॉलेजेस, 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 यूनिवर्सिटीज, ये सारे ICI, SSI, SMI, IIM, मैरीटाइम इंस्टीट्यूट जितने भी बाकी हैं वो सारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ये सारे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ये सारे, इज इट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ? यस बताइए, इनकी Yes. क्वालिफिकेशन Yes. इज इट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ? यस यस सर यस, एग्जाम्पशन मिलेगा। मुझे एक बात बताइए, और बड़ा डिफरेंस देखिए, इसमें ये सब लाइन नहीं लिख रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं स्कूल्स अप टू +2 में जो भी पढ़ाई होगी वो सारा एग्जाम्पशन है। हेलो, यस सर स्कूल्स में अगर पढ़ाई हो रही है, वो स्कूल में जो पढ़ाई होगी वो ऑब्वियसली वो CBSE बोर्ड या इंटरनेशनल बोर्ड के अकॉर्डिंग या किसी स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग होगी। यस मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, आप बताइएगा। 11th 12th के बच्चे हैं, स्कूल क्या करता है, इनको IIT एंट्रेंस की ट्रेनिंग देने के लिए LN को इनवाइट कर लेता है, और LN यहां पर आफ्टर स्कूल यहां पर इन बच्चों को पढ़ाता है।
ये बच्चे जो फीस देते हैं वो स्कूल को देते हैं और ये स्कूल ये फीस एलएन को देता है। बताइए, लायबल टू जीएसटी और एग्जेम्प्ट। जीएसटी एलएन को जीएसटी लगता ही है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। एलएन पढ़ा कहाँ रहा है? स्कूल स्कूल में, स्टूडेंट। स्कूल में ही पढ़ा रहा है। बताइए, सर स्कूल को तो स्कूल जो फीस अच्छा। मिल रहा है दैट विल बी एग्जेम्प्टेड, बट एलएन को जो फीस दे रहा है वो एब्सोल्युटली टैक्सेबल। क्या बोल रहे हो राजीव जी? मैंने बोला कि स्टूडेंट्स जो फीस स्कूल को दे रहा है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन स्कूल जो एलएन को फीस देगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? सर नॉन टैक्सेबल है बोथ द केसेस। अच्छा एक बात बताइए, एलएन के फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है? एलएन। एलएन क्या ये फैकल्टी स्कूल से हैं? नो, तो अगर ये स्कूल के फैकल्टी नहीं है, एलएन के फैकल्टी है, तो क्या आप कह सकते हैं दिस सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? नहीं, नहीं, तो दिस सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय एलएन व्हिच इज नॉन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो है ही नहीं। जब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ही नहीं तो जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। लग जाएगा। अब आता है फीस के बारे में। इन्होंने फीस दी 1 लाख, स्कूल ने कितनी फीस कलेक्ट की? 1 लाख। और स्कूल ने कहा एलएन को, भैया ये बिल्डिंग उल्डिंग दे रहे हैं, बिजली पानी उन्हीं का खर्चा है, हम आपको जो फीस रेमिट करेंगे वो 80,000 करेंगे। पॉसिबल है? अब बताइए, एलएन जो जीएसटी लेगा वो किस अमाउंट पे लेगा? 1 लाख। हाँ जी, 80,000 के लेगा। 80,000 पे लेगा। एलएन को मिला कितना है? 80,000। 80,000, तो जीएसटी इस पे लग जाएगा। 80,000। ये जो स्कूल है वो सर्विस किसको प्रोवाइड कर रहा है? अभी चेक करेंगे 80,000 को लगेगा नहीं लगेगा, किस अमाउंट पे। स्कूल जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बिल्डिंग उल्डिंग जो दे रहा है, वो किसको दे रहा है? स्टूडेंट्स। हाँ जी, एलएन को दे रहा है। एलएन को दे रहा है। स्कूल अगर एलएन को बिल्डिंग किराए पे देता है तो जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा सर। लगेगा। एलएन स्टूडेंट्स फैकल्टी और स्टाफ नहीं है तो जीएसटी लग जाएगा। किस अमाउंट पे लगेगा? ग्रॉस अमाउंट सर। कितना पे? 20,000। 20,000। हाँ जी, 20,000। 20,000 पे लगेगा। तो ये सब एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा किस पे लगेगा किस पे नहीं लगेगा, लेकिन मोटा मोटी यही है। अगर पूरे 1 लाख पे भी लग जाता तो कोई दिक्कत नहीं, एलएन उस पे आईटीसी क्लेम कर लेगा। ठीक बात है ना? यस। चलिए, तो ये सिस्टम चलेगा। अब मैं इसको चेंज करता हूं। ये पूरे सिस्टम में क्या हुआ, स्कूल ने अपने 11-12 के बच्चों को कहा कि भाई एक्स्ट्रा क्लास लगेगी और आपको आईआईटी का सिलेबस पढ़ाया जाएगा और स्कूल की फैकल्टी ही आपको पढ़ाएगी। बताइए, तब एग्जाम हो जाएगा सर। एग्जाम हो और जाएगा। एक्स्ट्रा फीस भी ली जाएगी। एग्जाम या टैक्सेबल? एग्जाम। राजीव जी एग्जाम कर रहे हैं, बाकी लोग एग्जाम है सर। एग्जाम है। क्यों? क्योंकि नाउ दिस सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय होम? By the school's faculty. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। Yes. किसको प्रोवाइड कर रहा है? Students. क्या ये सिलेबस का हिस्सा है? आईआईटी का सिलेबस क्या सीबीएसई बोर्ड का हिस्सा है?
नहीं है। क्या एग्जामिशन मिलेगी? मिलेगी, ऐसा कुछ तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है। यस, मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा लिखा नहीं है। हाँ, स्कूल वाले अपने फैकल्टी को कहते हैं कि स्टूडेंट्स को आप डांस सिखलाइए, म्यूजिक सिखलाइए, स्पोर्ट्स सिखलाइए। बताइए एग्जामिशन है या नहीं है? है सर। है। है वो एग्जाम सिलेबस का एग्जाम हिस्सा हो या ना हो। नहीं हो। ठीक है। ठीक। तो exemption is available whether teaching is a part of syllabus or not. ठीक है। ठीक है। लेकिन यहां पर जब हम लोग यहां आते हैं, क्या कॉलेज ये सब ये काम करता है? एक्स्ट्रा क्लासेस, चलिए आपको सीए का भी पढ़ाते हैं, डू दिस। नहीं, कॉलेज नहीं करता। आईसीआई वो करता है, वो तो करते लेकिन हैं। उनका भी ये कोचिंग जो होता है सर। करिकुलम दिया हुआ है वो उसका अंदर ही करने होगा सर। पार्ट ऑफ करिकुलम लिखा है। हमेशा पार्ट ऑफ कैरिकुलम होता है। वो कोई नया कोर्स भी लॉन्च करते हैं तो उसको फिर गवर्नमेंट से अप्रूव करवाते हैं, अपने बाय लॉज या रूल्स में डालते हैं, उसके बाद ही वो कोर्स शुरू होता है। ठीक बात है। यस सर। आईएम के लिए एग्जामिशन अलग से दी हुई है, तो उसको मैं यहाँ से अलग सीरियल नंबर में दी हुई है, इसलिए यहाँ से हटाता हूँ। ठीक बात। चलिए, फिर ये आ गया आईटीआई, डायरेक्ट जॉब कोर्सेस, एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ एन अप्रूव। अच्छा, ये सारे स्कूल्स अगर ये प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स ये सब सिलेबस करवाते हैं तो एग्जामिशन मिलेगी या टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल होगा, बिकॉज दे आर नॉट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ एन अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। वोकेशनल एजुकेशन कोर्स का मतलब डायरेक्ट जॉब कोर्सेस, यहाँ पर मोबाइल ठीक करवाना, पेंटिंग करना, या फिर वेल्डिंग करना, टीवी बनाना, ये सब क्या है? डायरेक्ट जॉब कोर्स है, स्किल बेस्ड कोर्स बोल लीजिए। स्किल डेवलपमेंट। हाँ, ठीक। अच्छा, यहाँ पे स्कूल्स में स्विमिंग सिखला रहे हैं, हॉर्स राइडिंग सिखला रहे हैं, एग्जामिशन मिलेगी? मिलेगा। मिलेगा। स्कूल में मिलेगा। स्कूल को मिल जाएगा। अब ये अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स कौन से होगा? कोर्स रन बाय एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर एफिलिएटेड टू नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि सेंटर, और स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग ईच स्टेट्स। फिर एक तीसरा है मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स अप्रूव्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स। तो अब देखिएगा बहुत सारे आपके शहर में ये सब प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं, लेकिन ये प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स आर, इफ दे आर एफिलिएटेड टू एनी नेशनल काउंसिल और स्टेट काउंसिल तो एग्जामिशन है, वरना टैक्सेबल है। ठीक बात। अब मुझे एक बात बताइए, सीबीएसई क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या स्टेट बोर्ड क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है? नहीं। सीबीएसई या स्टेट बोर्ड्स? अब मुझे एक बात बताइए, होता क्या है? सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल ऐसे समझते हैं, मेरे मान लीजिए मेरा एक नया स्कूल है, और मुझे सीबीएसई से एफिलिएशन लेना है। बताइए सीबीएसई वाला फीस चार्ज करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो ये इसको फीस दे रहा है, जो फीस देगा वो रिसिपिएंट हो गया, और ये एफिलिएशन दे रहा है, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर हो गया। बताइए एग्जामिशन है या टैक्सेबिलिटी आएगी?
एग्जाम्प्ट होना होगा सर, क्योंकि स्कूल का इनवर्स सप्लाई है ये। स्कूल का तो इनवर्ट सप्लाई है, सीबीएसई सर्विस प्रोवाइडर है। एग्जाम्प्ट होना चाहिए, एकदम एग्जाम्प्ट होना चाहिए। बोर्ड है। सीबीएसई सर्विस प्रोवाइडर है या नहीं है? हाँ ये गवर्नमेंट है या नहीं है? हाँ, गवर्नमेंट की है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डायरेक्ट कंट्रोल में है। हाँ ये एनसीईआरटी के बारे में भी समझना है, ये है क्या एनसीईआरटी इन फिलहाल। तो ये इसको फीस दे रही है, तो गवर्नमेंट इज सप्लाइंग सर्विसेज टू स्कूल। तो ये स्कूल बिजनेस एंटिटी है या नहीं है? यस सर, बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी। वही बिजनेस एंटिटी। ये एनजीओ भी बिजनेस एंटिटी में कवर हो जाएंगे, नहीं हो जाएगा? बिजनेस एंटिटी का जो डेफिनेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एंटिटी का हिस्सा है। तो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू स्कूल एंड चार्जिंग फीस। एग्जाम्पशन सीरियल नंबर 7 में, जो पुराना सीरियल नंबर 7 है, उसमें मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा, मिल जाएगा। हाँ जी, पेज 26 मिल जाएगा सर। मैं आपको दिखलाता हूँ। Serial number 6, services by the central government, state government, union territory और local authority exempt, excluding the following service। लेकिन A, B, C, D taxable है, पढ़ लीजिए। A में नहीं आएगा, B में नहीं आएगा, C में, D में। Any service other than A, B, C above provided to business entity, यानी कि CBSE is providing services to a business entity, बताइए exempt या taxable? Taxable। Taxable है। So CBSE being a government entity, if it is providing any services to school, which is a business entity, then it becomes taxable। Okay। taxable। आ रहा है समझ में आपको? यस सर। अब आप देखिए, इन्होंने एक डबल ए सॉरी 4 लेके आए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के डेफिनेशन में। ये कब लेके आए? इनको बाद में एहसास हुआ, बोला अरे तो गड़बड़ हो रहा है। ये रहा 2018, 26 जुलाई 2018। क्या लेके आए? बोला अगर सीबीएसई, अच्छा एक बात बताइए, सीबीएसई और कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है एक तो एफिलिएशन फीस लेने के अलावा? ये जितने भी स्कूल्स हैं, इनका बोर्ड एग्जाम चाहे 10 का हो या 12 का, ये कौन कंडक्ट करवाता है? हाँ, सीबीएसई। सीबीएसई कंडक्ट करवाता है। तो सीबीएसई इसके लिए फीस चार्ज करता है या नहीं करता है? हाँ, करता है। ये एग्जेम्प्ट है। अब आप लैंग्वेज पढ़िएगा, आपको एहसास होगा ये क्या कह रहा है। For removal of doubts, it is clarified that the CBSE, Central and State Educational Boards, यानी कि सारे boards cover हो गए, shall be treated as educational institution for the limited purpose of providing services by way of conduct of examination to the students। बताइए, एफिलिएशन फीस टैक्सेबल है या नहीं है? एफिलिएशन फीस तो टैक्सेबल है। टैक्सेबल है क्योंकि ये फॉर लिमिटेड पर्पस एग्जाम्पशन है। किस चीज का एग्जाम्पशन है? ओनली फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन टू द स्टूडेंट्स। हेलो, यस यस। सीबीएसई मान लीजिए टीचर्स का एग्जामिनेशन लेती है तो एग्जाम हो गया, वैसे लेती तो है नहीं, क्यों हम लोग दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, ये आया सर। एनसीईआरटी का जो स्टेटस बताएंगे, एनसीईआरटी का काम क्या है और किसके अंडर आता है? ये जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इन 1961 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एनसीईआरटी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे भी .nic.in है। सीबीएसई में देखेंगे तो .gov.in होता है, तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब इसका अगर आप देखेंगे, सीबीएसई में इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि
ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसलिए भी है क्योंकि इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डायरेक्ट कंट्रोलिंग अथॉरिटीज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. NCERT is not controlled by government, but it becomes an autonomous body, though created by government, but it is an autonomous body. और इसका काम क्या है? किताबें छापना, और किताबें ऐसे ही एग्जाम्प्ट है, तो इसलिए इसको जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं होनी चाहिए. ठीक बात है. फॉर TDS पर्पस शायद हो, लेकिन एज सच नहीं है. ये गवर्नमेंट अथॉरिटी हो सकती है, गवर्नमेंट एंटिटी हो सकती है जहां पर 90% गवर्नमेंट का शेयर हो, लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं है. लेकिन सीबीएसई तो गवर्नमेंट ही है, याद रखिए. गवर्नमेंट का हिस्सा. ठीक Yes. बात. अब तो सीबीएसई या सेंट्रल एंड स्टेट एजुकेशनल बोर्ड्स अगर ये कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन करती है जो सिलेबस का ही हिस्सा होता है, तो एग्जामिनेशन है. अब डबल ए देखते हैं. डबल ए में क्या है? अच्छा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ. आउटवर्ड सप्लाई में ए था, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जहां पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को हमने डिफाइन कर दिया और बोर्ड्स को डिफाइन कर दिया. बोर्ड सिर्फ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए जो फीस लेती है वो एग्जम्प्ट है, बाकी एफिलिएशन फीस ये सब टैक्सेबल हो जाएगा. फिर डबल ए में आते हैं तो इसमें ये लिखता है कि मान लीजिए आईटी में एडमिशन लेते हैं तो एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है. हाँ. बहुत सारे बिट्स पिलानी है या फिर वीआईटी है, मणिपाल है, ये सब एंट्रेंस टेस्ट अपना खुद का लेते हैं और फीस चार्ज करते हैं. बताइए जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या नहीं है? तो प्राइवेट है सर. हाँ है प्राइवेट, लेकिन है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. हाँ हाँ हाँ. तो बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेती है अगेंस्ट कंसिडरेशन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी, तो वो भी एग्जेम्प्ट है. ठीक बात है. अच्छा. अब ये समझिए, एक और है जॉइंट एंट्रेंस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यस. ये डायरेक्ट .ac.in, ये .ac क्या हो गया? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. अबाउट अस में पढ़ लेते हैं इसका. अबाउट एनटीए. NTA has been established as a premier specialist, autonomous and self-sustained tax testing organization to conduct entrance examination for admission of fellows this higher education institution. तो ये भी autonomous body हो गया. तो ये गवर्नमेंट एंटिटी तो हो सकती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी भी हो सकती है. गवर्निंग बॉडी देख लेते हैं कौन है. फॉर्मर डायरेक्टर चेयरपर्सन लीजिए. गवर्नमेंट का कोई बंदा ही नहीं है इसमें. होगा तो सही ना, गवर्नमेंट का कोई नहीं है. The administration of NTA has been entrusted to the governing body, the first members of which are as under. ये जो टेस्टिंग रहती है इस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? बताइए. एनटीए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है? नो, नॉट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो नहीं है, लेकिन ये एंट्रेंस लेती है स्टूडेंट्स के लिए और ये गवर्नमेंट भी नहीं है. तब तो टैक्सेबल होना चाहिए सर. हाँ जी, टैक्सेबल होना चाहिए. टैक्सेबल होना चाहिए. तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. इसमें जो फीस ली हुई है 650 रुपये ली हुई है. इसमें तो नहीं है इसके इंफॉर्मेशन. और मणिपाल ऐसे ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो इसमें तो ऐसे नहीं लगना एंट्रेंस टेस्ट का. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम ले रही है, क्या कहते हैं आप? अब तक जो समझा इसी हिसाब से तो लगना चाहिए था. बाकी लोग शांत बैठे हुए, कुछ आइडिया? नहीं लगता है सर. सर एंट्रेंस को नहीं लगते ना? लगता तो नहीं है, लेकिन ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अगर एग्जाम लेती है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है. मैं आपको इसलिए बोलना चाह रहा हूँ बार बार क्योंकि जब हमने यहाँ पढ़ा सेंट्रल और स्टेट एजुकेशन बोर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है और फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इनको लिमिटेड पर्पस के लिए एग्जामिनेशन दी गई या नहीं दी गई? yes. उसी तरह से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को अगर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है तो एग्जामिनेशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? अगर ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, मैं आपको बताता हूं, रुकिए. अगर ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी गवर्नमेंट होती
तो गवर्नमेंट नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड कर रही होती जो स्टूडेंट्स होते, तब तो एग्जाम्पशन मिल जाती। एग्जाम दी आती। सीरियल नंबर 7 में 7 है ना वो। हाँ लेकिन अगर ये एनटीए नॉन गवर्नमेंट है और वो स्टूडेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बोर्ड नहीं है, नॉट ए बोर्ड, तो टैक्सेबिलिटी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? हाँ सर, टैक्सेबल होना चाहिए। टैक्सेबल होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, अब दूसरी तरह से समझते हैं और सोचते हैं। ये जितने भी आईआईटी हैं, दे हैव हायर्ड एनटीए टू कंडक्ट एंट्रेंस एग्जाम ऑन बिहाफ ऑफ IITs, all IITs. तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि बेसिकली एनटीए इस इनके बिहाफ पे ये एग्जाम ले रहा है। यस, अगर एनटीए इनके बिहाफ पे एग्जाम ले रहा है तो इट मींस दैट दे आर कंडक्टिंग द एग्जाम्स, एनटीए एग्जाम्स, या therefore it should be exempt. exempted। सोच रहे हैं हम लोग, सही है या नहीं है ये तो नहीं पता अभी। विजन बाप रे। NTA will create a system which will promote teaching, learning and assessment objectives to conduct efficient, transparent and international standard tests in order to assess the competency of candidate for admission and recruitment purpose. बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रही है, म्यूट कर लिया कीजिए। Function, question bank, research, individual college in the field of testing. To undertake any other examination that is entrusted to it by the ministries or department of government of India or state governments. To undertake the reforms and training of school boards as well as other bodies where testing standards should be comparable with the entrance exam. Institute में क्या लिखा हुआ है? Test practice center. Students NTA joint entrance, कैट भी यही करती है। अच्छा, होटल मैनेजमेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी यही करती है। वाह, IFT एंट्रेंस, ओहो वाह। चलिए कोई बात नहीं, और ज्यादा नहीं सोच सकते हम लोग। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क करके छोड़ देते और क्या कर सकते हैं? हाँ सर। What about NTA conducting exams, whether exempt? और एग्जाम्शन है, मैंने आपको दिखा दिया, फीस पे कोई जीएसटी नहीं लगा हुआ है, लेकिन उसका सीरियल नंबर मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं। अच्छा, ये यहां नहीं आएगा, ये आएगा नीचे वाला में। यस, यहाँ आएगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है। Note 1, any services provided to students, faculty and staff shall include tuition services, transportation services, meal services, entrance exam services, picnic services, etc. and all are exempt supply. किसी भी तरह की सर्विसेज देख लीजिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स को आप प्रोवाइड करेंगे तो वो एग्जेम्पशन है, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ये कुछ भी लिखा हुआ है इसमें? नो, एनी सर्विसेज, एनी सर्विसेज where employee is providing services to employer, then covered under Schedule 3, which is no supply, but in this case services provided by employer to the employee is exempt supply. ठीक बात, जो हमने डिस्कस कर लिया। इनवर्ड सप्लाई करते हैं,
services provided to an educational institution by way of transportation of students, faculty and staff. ये हो क्या रहा है बताइए मुझे। क्या हो रहा है बताइए। आज बस मान लीजिए ए का बस है और बस को यहां पर किराए पे दे दिया, बताइए एग्जामिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? अरे बोल दीजिए। स्कूल के लिए है तो मिलेगी सर। मिल जाएगा। ये जो Yes. बस किराए पे दे रहा है, ये बस किसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होगा? स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ का। हेलो Yes, yes. स्टूडेंट। बताइए, स्कूल बस जो किराए पे लेता है ड्राइवर के साथ लेता है या विदाउट ड्राइवर लेता है? ड्राइवर के साथ। विदाउट ड्राइवर ले रहा था। कहिए। ड्राइवर के साथ सर। हाँ जी, देखिए अगर विदाउट ड्राइवर ले रहा है तो उसका एग्जामिशन का सीरियल नंबर अलग होगा। दिखलाता हूं मैं आपको, पहले देखिए। In this serial number 69, educational institution takes motor vehicle on hire along with driver then treated as exempt supply. तो ड्राइवर के साथ सीरियल नंबर 69 में विदाउट ड्राइवर लेता है, बट वेयर मोटर व्हीकल इज टेकन ऑन हायर विदाउट ड्राइवर देन एग्जम्पशन इज एज पर सीरियल नंबर 23C. इन बोथ केस एग्जम्पशन रिस्ट्रिक्शंस टिल स्कूल लेवल ओनली है। ऐसा क्यों लिखा हमने? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ नहीं, तो एक तक ही है सर। सबके लिए है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। नहीं, लेकिन जो स्कूल अप टू 10th या 12th तक उसी के लिए, प्राइमरी स्कूल के लिए 10th तक ही है सर। ये कहाँ लिखा हुआ है? अपन 23 में भी पढ़ा था सर ये चीज। 23C। अच्छा रुक जाइए, एक बार 23C पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ टू अ पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट दिस हाँ बाय वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन स्कूल अप टू हायर if given on hire to ICI, IIT, IIM, NIT or college then taxable supply. ठीक बात, ठीक बात। अब देखिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया फिर तो। हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ यहाँ लिख दिया। मोटर व्हीकल ऑन हायर विद ड्राइवर अगर है तो एग्जामिशन हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मिलेगी, कॉलेजेस, IIM, IIT सबको मिलेगी, ICI ये सबको मिलेगी। लेकिन अगर विदाउट ड्राइवर है तो आपको एग्जामिशन 23C में मिलेगी, और 23C में लिखा हुआ है कि एग्जामिशन सिर्फ और सिर्फ +2 लेवल तक वाले को ही मिलेगी, यानी कि बाय वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन यानी किंडरगार्टन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल यानी कि +2 और इक्विवेलेंट। ठीक है। हेलो। यस सर, ठीक है। हाँ सर, यस। चलिए, कैटरिंग इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। नॉन मिड डे मील का एग्जामिशन है? नहीं है सर, नॉन मिड डे की नहीं है, इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील लिखा हुआ है। कैटरिंग, इसका मतलब स्कूल्स ने किसी कैटरर को हायर किया हुआ है और ये कैटरर स्कूल में अपना कैंटीन चलाता है और फीस लेता है, स्टूडेंट से पैसे लेके फूड सप्लाई करता है। बताइए GST लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं सर, एग्जाम सप्लाई। तो स्कूल में अगर कैटरिंग हो रहा है तो एग्जाम सप्लाई है, एग्जाम्प्ट। यस सर, यस यस। ठीक है, GST नहीं लगेगा। सिक्योरिटी और क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विसेज परफॉर्म इन सच एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। हमने क्या कहा था? डायरेक्टली टू स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ एग्जाम्प्ट है। ये कैटरिंग इंक्लूडिंग यानी मिड डे मील किसी को भी है, एग्जाम्पशन है। ये सब इनडायरेक्ट हो गया। ये सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विसेज परफॉर्म इन सच एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एग्जाम्प्ट है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन एंट्री नंबर 1, 2, 3 ऑफ आइटम B यानी कि ये shall apply to an educational institution I other than an institution
सर्विसेज प्रोवाइडिंग सर्विस बाय वे प्री स्कूल एजुकेशन अप टू हायर। देखिए यहाँ लिखा हुआ, आप बताइए कैसे होगा काम। तो इसका मतलब ये हो गया मोटर व्हीकल ऑन हायर विद ड्राइवर, यहां भी एग्जामिशन आपको स्कूल लेवल तक ही है ना? सब जगह पे एग्जामिशन तो उतना ही है ना सर, 10+2 तक ही है सर, हाँ जी। 10+2 और ही यहाँ हमने सब पहले जगह पे। ठीक लिखा था, अब वो पढ़ाई नहीं, याद ही नहीं था। इन बोथ द केसेस एग्जामिशन इज रेस्ट्रिक्टेड स्टिल स्कूल लेवल ओनली। यस सर यस। बोथ द केसेस यहाँ बोथ लिखा हुआ था, उसके बावजूद हमने जो लिखा था उसको हमने इग्नोर कर दिया, और ये हम भूल गए थे इसलिए याद नहीं रहा। तो बताइए, इसका मतलब ये सारे इनवर्ड सप्लाई अगर कॉलेजेस लेते हैं, आईआईटी, आईएम, आईसीआई लेते हैं तो टैक्सेबल सप्लाई है। टैक्सेबल सप्लाई। यस आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में अगर कोई कैंटीन चल रहा है, वो कैंटीन वाला पैसे लेता तो जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा 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 कॉलेजेस के कैंटीन में जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। लगेगा। सर लगेगा। सर एक क्वेश्चन था मेरा कि हाँ जैसे सिक्योरिटी सर्विसेज है वो कॉलेज को दे रहे सर, जहाँ पे 10+2 भी है और हायर एजुकेशन भी है, तो वहां पे कैसे मालूम पड़ेगा? अच्छा, मतलब एक कॉलेज है जो 10+2 को भी वहां पे पढ़ाई कहता होती है है यस। और उससे हायर भी होती है, तो फिर वो केस में कैसे मालूम पड़ेगा कि ये 10+2 को ही दिया है या बड़ा उससे आगे मुश्किल है। नहीं दिया? बिल्डिंग अलग अलग नहीं है क्या, एक ही बिल्डिंग है? सर बिल्डिंग अलग रहेगी लेकिन वहां पे क्लासरूम में क्लासेस तो होते ही हैं सर। मुझे तो लगता है अगर स्कूल वाले बिल्डिंग में कैंटीन है, चाहे वहां खाना कोई भी खाने आए, एग्जामिशन है, अगर वही कैंटीन कॉलेज वाले बिल्डिंग में आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग, तो टैक्सेबिलिटी आएगी। नहीं सर, क्योंकि मेरा सिक्योरिटी वाला एक मेरा क्लाइंट है और हाँ वो हाँ। कॉलेज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी पर्सनल, और वो हम्म। हमेशा उसको एग्जाम ही बताता है, मतलब आप एग्जाम हो, लेकिन ये देखा था मैंने 10+2 तक की है सर वहाँ पे। वो बोलते हैं नहीं, वहाँ पे पढ़ाई उसके उसके बाद वाली भी पढ़ाई होती है उसी बिल्डिंग में। और ये ठीक तो है, वो वो कौन आप करवाता है, उसको। बिल्डिंग किराए पे लेके करता है क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्डिंग खुद कॉलेज का ही है सर। अच्छा एक मिनट, मैं समझ लेता हूँ आप क्या कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि एक एक कॉलेज है। बिल्डिंग जिसमें +2 भी चलता है और कॉलेज यस भी सर। चलता है, ठीक है? यस सर, दोनों चीज। +2 का हाँ टाइमिंग मान लीजिए सुबह 5 से 12 बजे तक है, कॉलेज का टाइमिंग 12 से 6 बजे तक है, ऐसा है? हाँ सर, ऐसा ही रहता है बेसिकली। ओके। अब लेकिन सिक्योरिटी तो सर 24 आवर्स लगते हैं ना सर वहाँ पे, हाँ, उनकी कैंटीन तो शिफ्ट रहती है। क्लीनिंग है, बाप। सर कैसे पकड़ पाएंगे? मैं बोलूँ एक्स्ट्रा लेक्चर हुआ 12 के बाद भी तो। नहीं, मैं लेक्चर उक्चर तो सोचूंगा ही नहीं ना, मैं तो टाइमिंग सोचूंगा। आधा दिन तो ये सर चल रहा, आधा दिन ये चल रहा, 50% ये इनवर्ट सप्लाई है इनको। ये कैसे होगा ये, इसको जीएसटी। सर यही तो कंफ्यूजन है अभी। जहाँ पे अगर 10+2 है वहां तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे कंपोजिट है, सब कुछ एक साथ है, वहां पे। कॉन्ट्रैक्ट अगर करते हैं, एग्रीमेंट करता है इसका नाम क्या है? कॉलेज है सर। नाम, देखो सर, नाम। आप हमारे यहाँ का ले लो, सोनोपंत दांडेकर कॉलेज पालघर। अच्छा, नाम से नहीं पता लग रहा। तो इसमें आपके यहाँ लॉ भी महाराष्ट्र में +2 और कॉलेज एक साथ चलता है, हाँ सर हाँ, प्लस एक ही टू बिल्डिंग में? कॉलेज एक सर। हाँ सर, हम लोग 10 पास करने के बाद डायरेक्ट कॉलेज में एंट्री हो जाती है। अच्छा, 10th पास करूंगा डायरेक्ट कॉलेज में? हाँ सर, और 11 12 FY। अच्छा, अभी हमारे ये कॉलेज में लॉ भी पढ़ाया जाता है सर, M.Com भी है, और बहुत सारा अभी कोर्सेस है, मुझे तो याद नहीं, इसी कॉलेज में सब होता है। हाँ +2 के बाद तो होता ही है 5 साल का लॉ। लेकिन ये ऑब्वियसली ये तो कॉलेज लेवल में ही है प्लस, लेकिन आपके यहाँ आप कह रहे हैं +2 तक भी है, मतलब अच्छा 10th के बाद 11 12 प्लस हाँ कॉलेज, 12 फिर 11 12, उसके बाद FY SY TY। 11 12 +3, यही है ना? हाँ हाँ, यस सर। उसके बाद की भी पढ़ाई है सर, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है।
हाँ भाई, +3 ग्रेजुएशन ही तो हो गया। और इनका एग्रीमेंट देखा है आपने, क्या किस तरह का एग्रीमेंट करते हैं? वो तो एग्रीमेंट तो मैंने देखा नहीं सर, क्योंकि वो और किसी क्लाइंट के पास थे, मतलब ये थे जीएसटी जो रिटर्न करते हैं, बाद में मेरे पास आए। और बेसिकली जो पहले वाले थे वो तो एक्सपोर्ट दिखा रहे थे, तो मैं बोला एक्सपोर्ट नहीं रहता है, एग्जम्प्टेड सर्विस है, आप एक्सपोर्ट कहाँ बता रहे थे, 0% बता रहे थे। फिर उसको हमने करेक्शन किया फिर। सोचना पड़ेगा। राजेश जी कहाँ है? मैं हूँ सर, सुन रहा हूँ। क्या लग रहा है आपको, क्या करना चाहिए? एजुकेशन सर्विस है सर, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आई। हैं? एजुकेशन सर्विस सर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आई। तो आपने सर ये अगर नहीं, ये प्ले ये वाला ये पैराग्राफ जो हमने ब्लैक किया है। सर सर अगर अगर प्लेन रीडिंग करें। जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल जो है ना, जैसे 10+2 अगर है, हाँ 10+2 है तो एग्जेम्प्ट है, कॉलेज में एग्जेम्प्ट नहीं है। राइट सर, कॉलेज एग्जाम्प्ट नहीं है। जो भी फैसिलिटी है ओनली 10+2 तक ही है सर, प्राइमरी से 10+2 तक। जी जी बिल्कुल। उसके बाद जो भी एक्टिविटी होगा वो टैक्सेबल है। अब उसको बाइफर्केशन कैसे करते हैं इन लोग, वो बहुत क्रिटिकल है सर। नहीं, आपको अलग केस में हो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर हमारे यहाँ महाराष्ट्र में मोस्टली कॉलेजेस ऐसे ही हैं सर, 10th पास होने के बाद डायरेक्टली 11th 12th और ये स्टार्ट होता है। जूनियर हाँ कॉलेज और सीनियर कॉलेज ऐसे दो नाम भी हैं सर। नहीं तो उसको सीनियर सेकेंडरी बोलते ही ना, 10+2 जो होता है ना वो सीनियर सेकेंडरी कहलाता है। हाँ सर, और बिल्डिंग भी अलग अलग है, जूनियर की बिल्डिंग अलग है, सीनियर की बिल्डिंग उससे अलग है। कोई मतलब नहीं है। 10+2 जिसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं ना, हाँ हाँ इंटरमीडिएट, वो 10+2 सीनियर सेकेंडरी कहलाती है। नहीं, एक मिनट सर। अमित जी, एक मिनट अमित जी, जो आप बोल रहे थे, जो अभी हमने एग्जांपल लिया उसमें बिल्डिंग अलग अलग नहीं थी। नहीं थी सर, लेकिन है अब बिल्डिंग भी काफी बिल्डिंग है ना सर, एक ही बिल्डिंग में इतना सारा तो हो नहीं सकता, तो जूनियर बिल्डिंग है, सीनियर बिल्डिंग ये भी है सर, अच्छा लैब ऐसा है है ना, और एक मिनट, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। हाँ अब सर। देखिए, अब कहानी, अब थोड़ी बहुत क्लैरिटी आएगी। आप ये कह रहे हैं कि इतने बड़े कंपाउंड में ये हाँ स्कूल सर। की बिल्डिंग हो गई, ये कॉलेज की बिल्डिंग हो गई। हाँ ठीक है, मतलब जूनियर कॉलेज और सीनियर कॉलेज, हाँ सर। ठीक है, जूनियर कॉलेज एंड सीनियर कॉलेज, यानी कि ये +2 की बिल्डिंग हो गई, ये +3 की बिल्डिंग हो गई, ठीक बात है। हाँ सर। हाँ हाँ सर। लेकिन बच्चे ज्यादा होने के कारण इनके बच्चे इधर भी क्लास ले लेते हैं। हाँ हाँ ये होता है सर। ये होता है, या हो सकता है इनके हाँ बच्चे यहाँ भी क्लास ले लेते हैं, ये टेम्पोरी, साल भर में हाँ 2 हाँ बार हो गया या 50 बार हो गया, ठीक बात है। यस सर। अब मुझे एक बात बताइए, एंट्रेंस इस बिल्डिंग का एंट्रेंस एक ही है, एक ही है, कॉमन रहता है सर। कॉमन एंट्रेंस है। कॉमन रहता है, इधर हाँ से वो घुसे, आगे इधर पीछे भी रहता जा है। सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, ठीक बात है। हाँ हाँ यस सर यस। कैंटीन, कैंटीन, कैंटीन बगल में लेफ्ट साइड में है सर, कॉमन कैंटीन है। कॉमन कैंटीन है, ओके, हाँ कॉमन कैंटीन है, ओके। हाँ कॉलेज के कॉमन कैंटीन, कंपाउंड, कॉमन जिम, कॉमन प्लेग्राउंड, हाँ सर। ओके। और यहाँ पर यही करना पड़ेगा, ये जो जो नहीं तो बाद में दिक्कतें में भी आ सकती है कि जो भी ये इनवर्ड सप्लाई ले रहे हैं, हाँ स्कूल का एक अलग एग्रीमेंट बने, इनका एक अलग एग्रीमेंट बने, इसकी यस। वैल्यू अलग डिसाइड हो, इसकी वैल्यू अलग डिसाइड हो। वही तो सर, जो सिक्योरिटी पर्सनल गेट पे खड़ा है उसको तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वो किसके लिए सप्लाई दे रहा है, हाँ यहाँ सीनियर के पर लिए दे रहा है या जूनियर के लिए दे रहा है। वो एक प्रॉब्लम है। अब देखिए, केस फंसता है ऑफिसर के पास तो 50-50% करके कर देगा, और क्या। हाँ। नहीं, नहीं लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखने वाली चीज है, 10+2 तक ही जो भी एजुकेशनल को एग्जामिशन है उतना ही है, उसके आगे वालों को नहीं है। ठीक बात है, ठीक बात है। ये आपका केस थोड़ा सा सोचने वाला है। सर नंबर ऑफ स्टूडेंट का प्रोपोर्शन से भी हो सकता है ना सर? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आप देखिए, मैं आपको इसलिए मना कर रहा हूं नहीं होगा क्योंकि रूल 42 और 43 टर्नओवर के बेसिस पे बाइफर्केशन करता है क्रेडिट को। ओह हाँ। रियल एस्टेट है जहां पर एरिया के बेसिस पे बाइफर्केशन होता है, नहीं 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 नहीं। तो वो तो पॉसिबल नहीं है।
और सर इवन हाउस कीपिंग या क्लीनिंग वाला तो वो तो बहुत मुश्किल है, या तो अलग एग्रीमेंट ही इसका उपाय है सर, वहाँ पे हाँ, GST अलग लगाना एग्रीमेंट पड़ेगा। ही उपाय, और कोई उपाय लग नहीं रहा है। और सर मैं आपको ये भी बताता हूँ, कॉलेज के माइंड में ये रहता है कि कॉलेज मतलब एग्जाम, हमको कोई GST नहीं है, मैं आपको हाँ। बता रहा हूँ। यस तो अगर आप सीनियर को, कॉलेज को अगर आप बिल दोगे विद GST, बोलेंगे नहीं नहीं GST हमको लगता ही नहीं है, हम GST में आते ही नहीं है, और वो पेमेंट देते नहीं है, वो प्रॉब्लम होता है। ओके। चलिए, कल +3 को तो कोई एग्जेम्पशन नहीं है सर, क्या चीज? +3 को कोई एग्जेम्पशन नहीं है। +3 के इनवर्ड सप्लाई पे एग्जेम्पशन नहीं है, आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है। हाँ, इनवर्ड सप्लाई +3 पे एग्जेम्पशन नहीं है, ठीक बात। सर मेरा एक डाउट है सर। हाँ हाँ, हमारा एक ट्रस्ट है, मेरे कस्टमर, और ट्रस्ट वो है। ट्रस्ट है हाँ, और होटल मैनेजमेंट का कोर्सेस लेते हैं और एफिलेटेड टू नागपुर यूनिवर्सिटी है, अच्छा। तो हम लोग GST नहीं लेते वो। हाँ, तो ठीक तो है, आउटवर्ड सप्लाई तो आपका एग्जेम्प्ट है ना। हाँ इनवर्ड सप्लाई पे प्रॉब्लम आ रही। और सर ट्रस्ट अगर एफिलिएटेड है नागपुर यूनिवर्सिटी से तो वो तो वैलिड हो गया ना सर, वो तो मतलब प्रॉपर हो गया सर, नहीं, वो तो ठीक। प्राइवेट नहीं हुआ। हाँ, इसका आउटवर्ड सप्लाई तो ऐसे ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, तो ये आउटवर्ड सप्लाई स्कूल स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ को देंगे तो एग्जाम्प्ट है। आउटवर्ड सप्लाई में तो कोई डाउट ही नहीं है। इनवर्ड सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है कि ये क्लीनिंग स्टाफ रख रहे हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ रख रहे हैं, कैंटीन चला रहे हैं, सब टैक्सेबल हाँ सप्लाई हो उसको जाएगा। वो लगेगा सर, फिर वहां पे आएगा, क्योंकि वो 10+2 नहीं करवा रहा है ना। हाँ, नहीं, मैनेजमेंट कोर्स है, होटल नहीं फिर मैनेजमेंट। इनवर्ड, फिर सर इनवर्ड में तो सब में लगना चाहिए, क्योंकि कहीं पे लिखा नहीं है सर। करेक्ट करेक्ट। कल मिले। ओके कल सर। मिलते यस सर। और मैं आपको एक बार वेबसाइट फिर से दिखाता हूँ। हाँ वेबसाइट अब मैं ऑलमोस्ट तैयार कर चुका हूँ, और इसमें जो चीज अभी लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं उसको मैंने हटा दिया है, मेंबर सेक्शन ये सब, लेकिन बाकी हमने डाल दिया। जीएसटी काउंसिल मिनट्स ये ऑलमोस्ट रेडी है, वर्ड फाइल रेडी हो गई, फाइनेंस एक्ट, बेयर लॉ, जजमेंट्स, प्रोसीजर्स हमने सारा डाल दिया। वो भी डाल दिया जो एक्साइज के जमाने में भी आया था, ये देखिए, ऑन शोकॉज नोटिस एडजुकेशन रिकवरी। और वीडियोस में हम लोग एक इंडस्ट्री वाला भी वीडियो डाल रहे हैं, जैसे ये वाला ब्रिक्स मैन्युफैक्चरर्स का हमने जितने वीडियोस बनाए थे वो सारे डाल दिए। ठीक है, लॉन्च के लिए तो ठीक ही है, क्या कहते हैं? हाँ सर ठीक है। हाँ सर, हाँ धीरे सर। धीरे फिर धीरे सर धीरे जैसे जैसे आगे इनपुट आता डेवलपमेंट होगा, जाएगा वैसे वैसे इसमें करेक्शन करेंगे अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट होगा। अभी। हाँ हाँ, सर। अब जैसे सर ये इसमें सिर्फ एग्जामिशन का वो केस एक लॉस हमने यहाँ डाल दिया, ये ग्रीनवुड ओनर्स एसोसिएशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये हम लोग कल करेंगे आपके साथ, ये एग्जाम से रिलेटेड है, इनवर्ड सप्लाई सर दोनों। इसमें एक सेक्शन रखेंगे अपन व्हाट्स न्यू करके, जो भी हाँ, नया अमेंडमेंट या अपडेट आ रहा है तो वो 2-4 लाइन में वहां पे डिस्प्ले हो जाए, ठीक। ताकि कोई वेबसाइट खोले, कुछ करंट अफेयर क्या हुआ है 15 दिन में या GST में क्या चेंज हुआ है, तो तुरंत उसको मालूम पड़ जाए सर। अच्छा, अगर होगा तो सर, मीन्स मीन्स मतलब देखिए GST मैं में बताता चेंज हूँ हुआ तो। उसको कैसे अरेंज कर रहे हैं। ये जैसे ये 2017-18 है ना, 2022 के आप उसमें जाएंगे ना। हाँ अरे हाँ हाँ किस तरह से कर दिया, ओहो, इसका पेज बनाना था इसने, ये बनाया हुआ है। जनरल नोटिफिकेशन ऐसे आ रहा है ना, ना ऐसे नहीं करना है। तो ये आ जाएगा, तो 2022 में जितने भी नोटिफिकेशन आए हैं हम्म। हाँ। वो इस तरह से नजर आएगा।
सर्कुलर अगर 2022 में आया है तो नजर आएगा, जीएसटी का सर्कुलर 2022 में आया तो नजर आएगा, तो इस तरह से नजर ये आएगा। बहुत हेल्पफुल होगा सर। हाँ तो फर्स्ट क्लास सर, सीबीएसई के साइड पे कोई जाएगा नहीं, यही पहले आएगा। हाँ, इधर ही जाएगा सर। सीबीएसई को इतना ढूंढना इतना मुश्किल हो जाता है। हाँ, और दूसरा जो मेंबर सेक्शन बनाएंगे ना, तो उसमें ये नोटिफिकेशन तो पूरा एक साथ है, 2017 का जितना भी नोटिफिकेशन सारा हमने इसी में एक ही में डाल दिया। ओके तो ठीक है, देखते हैं और क्या कर सकते हैं। ओके सर। बहुत है जो हम लोग हाउ टू हैंडल जीएसटी नोटिस से क्लासेस करेंगे, जो लाइव क्लासेस यहाँ से शुरू होने वाली ये वाली, तो देखिएगा इसमें ये प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब नोटिस हैंडल कर रहे होंगे तो आपको ये प्रोसीजर आपको जानना बहुत जरूरी है। आज केरला ने डिटेंशन ऑफ गुड्स पे सर्कुलर निकाला, राजस्थान ने करेक्ट फाइलिंग ऑफ आईटीसी पे सर्कुलर निकाला, महाराष्ट्र ने रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन और रजिस्ट्रेशन पे निकाला। तो ये जानना बहुत जरूरी है। प्रोविजनल अटैचमेंट जो सेक्शन 83 में हो रहा है, 23 फरवरी 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला, और सेक्शन 83 पे बहुत सारे जजमेंट्स भी है। आप वो जजमेंट जब पढ़ेंगे, डिमांड रिकवरी में सेक्शन 83 आ रहा है, आप देखिएगा 1 2 3 जजमेंट सेक्शन 83 के, इसमें ये सब में ये सर्कुलर इन्होंने कोट किया हुआ है, ये इंस्ट्रक्शन कोट किया हुआ है, और हर एक जजमेंट में मैंने खुद पढ़ रहा हूं उसको, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको येलो कर दे रहा हूं, ताकि आपको ढूंढना नहीं पड़े। आप फटाफट पढ़ना चाहें आप कर करके पढ़ लेंगे। और ऐसे क्या होता है, बाकी लोग जजमेंट जो डालते हैं वो यहाँ पर जजमेंट्स की जिस्ट लिखते हैं, तो वो जिस्ट उस नहीं लिखना चाह रहा। अगर मैं जिस्ट लिखूंगा तो ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी, मैं ओरिजिनलिटी खत्म नहीं करना चाहता, तो इसलिए ये काम कर रहा हूं। फाइनेंस एक्ट का मैंने बता ही दिया, ये फाइनेंस एक्ट का जो हमने मॉड्यूल बनाया था, डॉक्यूमेंट बनाया था, और उसके नीचे हमने, और ये पूरा मॉड्यूल को समझने के लिए यहाँ पर हमने वीडियो भी बनाया था, कर रहे हैं। और एक मेंबर सेक्शन आएगा, वो और ज्यादा उसमें क्लैरिटी आएगी। जीएसटी रेट्स, ये भी तो शेड्यूल 1 डाला नहीं है। शेड्यूल 1 में मैं अप टू 31 मार्च 2022 का जो भी रेट है मैं वो सारा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे डाल दूंगा। जीएसटी रेट ऑन सर्विसेज, टैक्सेबल सर्विसेज का, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज का अप टू डेट मैं यहाँ पर डालूंगा। सर्विस अकाउंटिंग कोड ये डाला। एचएसएन तो मैंने 1 अप्रैल 2022 वाला जो है वो डाला हुआ, 1 जनवरी 2022 से जो एप्लीकेबल है वो डाला है। और इसमें जो एचएसएन कोड है वो कस्टम से रिलेटेड, जो रेट लिखे होंगे वो कस्टम से रिलेटेड होंगे। तो आपको आसानी तो होनी चाहिए, देखते हैं, और जो इम्प्रूवमेंट जो भी होगी आपका, और जो सजेशंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग ये काम होगा। ये जो रेट है ये इंपोर्ट के, ये 833 पेज का है। कभी कभी ये ढूंढना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था कि कहाँ है, खट से ये बटन दबाइए डाउनलोड हो जाएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके सर। ओके, बाय। थैंक यू। नाइस। नमस्ते सर।